हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ह्यूमन ईयर के बारे में। और दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इसका एक टॉपिक आपको कवर कराया था, जिसमें आपको मैंने ह्यूमन ईयर की संरचना के बारे में पूरी जानकारी दी थी। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ईयर के बारे में। और आज इस टॉपिक में जो विशेषता ये होगी कि मैं आपको इसको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, इसके भाग को, इसके वर्क के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और आज शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, कल मैंने आपको ये पूरी संरचना के बारे में बताया था कि जो ह्यूमन ईयर है वो हमारे 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग कौन सा था? आउटर ईयर था। दूसरा वाला भाग होता था मिडल ईयर, और तीसरा वाला जो भाग था हमारा वो इनर ईयर होता था। और इसके कुछ पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। आज इन्हीं पार्ट्सों को हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हम अपने कान की बात करेंगे और क्या होता है, मतलब जो हमारा कान है वो किस प्रकार काम करता है और क्या इसकी खासियत होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए, कान जो होता है ये हमारा एक संवेदी अंग होता है। इसके द्वारा संवेदी क्रियाएं होती हैं और इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सुनना। और दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है शरीर का संतुलन करना। तो यहाँ पर आपने अभी तक के सुना ही होगा कि जैसे कि कान जो होता है वो सुनने के काम में आता है, ठीक है, पर शरीर के संतुलन के बारे में शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं बता दूं कि देखिए, क्या क्या होता है कि मौसम परिवर्तन के साथ साथ कान का जो टेम्परेचर होता है वो भी बदलता रहता है। कान के टेम्परेचर का जो मान है वो भी बदलता रहता है, जिसके कारण कान जो होता है वो शरीर का संतुलन सही तरीके से कर पाता है। इसी कारण से कान को हम श्रवणो संतुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रवणो संतुलन, एक नाम दिया जाता है इसको, कान को। और इसको इंग्लिश में देखिए लिखा है स्टैटो एकॉस्टिक। क्या बोलते हैं? स्टैटो एकॉस्टिक। ये नाम आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक कि शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कान क्या करता है। कान के हमारे जो काम होते हैं क्या होता है? सुनना, ठीक है, जो भी हम सुनते हैं वो कान के द्वारा सुनते हैं। और शरीर का जो संतुलन होता है वो भी कान के द्वारा होता है। शरीर का संतुलन कान के द्वारा होता है। कान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है बाह्य कर्ण। ठीक है, बाह्य कर्ण ये आउटर ईयर होता है, कल समझाया था मैंने अपनी वीडियो में। फिर होता है आपका मध्य कर्ण, इसमें आपका मिडल ईयर आता है। और इसमें लास्ट में आता है अंतःकर्ण। इसमें काफ़ी अंदरूनी जो हिस्से होते हैं वो कान के लिए जाते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको देखिए मध्य कर्ण के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, कान का जो बाहरी हिस्सा होता है जो कीप की आकृति समान होता है, ये आपका बाह्य कर्ण में आता है। इसी में जोड़े हुए क्या रहती है? एक ऑडिटरी कैनल रहती है जो साउंड को अंदर की तरफ भेजती है। ठीक है, इसको ऑडिटरी कैनल कहते हैं। और ये जो साउंड होता है किससे जाके टकराता है? कान के पर्दे से, ईयर ड्रम से जाके टकराता है। ईयर ड्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते थे? टेम्पैनिक मेम्ब्रेंस। टेम्पैनिक मेम्ब्रेंस। तो इसको ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो बाह्य कर्ण, ऑडिटरी कैनल और ईयर ड्रम, ये तीनों बाह्य कर्ण के हिस्से हैं। ठीक है, जिसमें पिन्ना आता है, ऑडिटरी कैनल आती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेंस आते हैं। इसके बाद मध्य कर्ण वाला मैंने आपको बताया था। मध्य कर्ण में देखिए क्या क्या होता था। इसमें सबसे मेन बात तो कान की तीनों हड्डियां आती हैं। ठीक है, और इनर ईयर की अगर बात करें तो इसमें कॉक्लिया आता था, ऑडिटरी नर्व आती है, ठीक है, और एम्पुला आता है। तो ये सब था। आज बिल्कुल डिटेल में इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ बाह्य कर्ण की। दोस्तों, बाह्य कर्ण में क्या होता है? सबसे पहले देखिए, इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है वो है आपका पिन्ना। पिन्ना को हम और दूसरी भाषा में ऑरिकल बन बोलते हैं, ऑरिकल। ठीक है, याद रखिएगा, ऑरिकल। ऑरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी आकृति कीप जैसी होती है। ठीक है, और कीप जैसी आकृति होने के कारण ये अधिक से अधिक वायु को क्या करता है? कान के अंदर भेजता है। अधिक से अधिक वायु को क्या करता है? कान के अंदर भेजता है। और इसमें क्या होता है? रोम होते हैं। रोम, रोम मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे बाल, बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं? बाल होते हैं। ठीक है, और रोम युक्त होता है। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? लचीली होती है। मतलब इसको कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं? आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी मोड़ सकते हैं। कान को आपने देखा होगा कि हम कान को क्या कर सकते हैं? पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे हम क्या कर सकते हैं? इसको मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा लचीली होती है और तंतुमय होते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब टिश्यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है, और ये किसकी होती है? उपास्थि की बनी होती है। हड्डियाँ नहीं होती हैं इसमें, याद रखिएगा, उपास्थि की बनी होती है। वायु में उपस्थित ध्वनि को एकत्र करके इसको ये ऑडिटरी कैनल में भेजने का काम करता है। तो ये था हमारा पिन्ना।
और नॉर्मली देखिए क्या होता है, जब जैसे जैसे मतलब शरीर के संतुलन बनाने के लिए इसका क्या योगदान होता है कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो इसी भाग को, जब वो पिन्ना होता है इसी भाग को आप छू के देखिएगा, टेम्परेचर के साथ साथ इसका भी टेम्परेचर क्या होता है, बदलता रहता है। इसका भी टेम्परेचर क्या होता है, बदलता रहता है। अब आगे बात करते हैं ऑडिटरी कैनल की। ऑडिटरी कैनल दोस्तों, इसकी दीवार पर भी रोम युक्त होते, मतलब इसकी दीवार भी रोम युक्त होते हैं, मतलब छोटे छोटे बाल होते हैं। और इसी दीवार पर आपको मैं बता दूं कि देखिए जो मतलब क्या कहते हैं ऑडिटरी कैनल होता है, इसी की दीवार पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोलते हैं रूमिनस ग्रंथि। क्या बोलते हैं, रूमिनस ग्रंथि। और यहाँ से क्या निकलता है, एक मोम जैसा पदार्थ जो होता है वो निकलता है। मोम जैसा पदार्थ ये रूमिनस ग्रंथियां निकालती हैं। और इस पदार्थ का काम क्या होता है कि देखिए जो भी धूल का कण होता है, धूल का कण हो गया या कोई कीड़ा हो गया, छोटे से छोटा जो होता है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, कीड़ा हो गया, धूल का कण हो गया, या कोई भी अतिरिक्त गंदगी जो होती है उसको कान में जाने से रोकता है। और ये क्या करता है, इसी मोम जैसे पदार्थ में क्या कर देता है, चिपका लेता है। और जब मतलब क्या होता है, खुजली मचने लगती है कान में, तो हम इसकी करते हैं सफाई करके इसी को निकाल देते हैं। इसको समय समय पर निकालते रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, धूल के कण होते हैं और क्या होता है, कीड़ा होता है। जैसे वायुमंडल में धूल के कण होते हैं छोटे छोटे, वो सभी जाके इसमें चिपकते रहते हैं, ठीक है। तेल जैसा होता है, ठीक है, तेल जैसा पदार्थ होता है, इसी को हम बोलते हैं ईयर वैक्स। क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स। याद रखिएगा ईयर वैक्स क्या होता है। आगे हम बात करें तो देखिए ईयर वैक्स जो होती है इसका काम क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स। देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स क्या बोलते हैं इसको, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स को नम व चिकना बनाने के लिए भी होता है, ठीक है। जैसे ये जो कान का पर्दा है इसको चिकना बनाने का भी काम करता है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स की। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, इसको हिंदी में कान का पर्दा कहते हैं, ईयर ड्रम सिंपल लैंग्वेज में। संयोजी ऊतक की बनी होती है, बहुत ही ज़्यादा महीन, अपारदर्शक होती है और दृढ़ झिल्ली होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी होती है, ठीक है। महीन तो होती है, अपारदर्शक भी है, पर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होती है। और इसी को हम कान के पर्दे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कान के पर्दे के नाम से। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ईयर ड्रम जो होता है ना, वो एक तरफ क्या करता है, तो कान के बाहरी हिस्से में खुलता है, मतलब जैसे कि इसके अंदर से, मतलब अब क्या होगा, जैसे जो ध्वनि तरंगे आ रही थी, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ध्वनि तरंगे आई थी कान के जो पिन्ना वाले हिस्से से, ध्वनि तरंगे कहाँ आती थी, अंदर की साइड आई थी। और ये ध्वनि तरंगे सीधे जाके किसके टकराती हैं, ऑडिटरी कैनल के रास्ते से होते हुए सीधे कहाँ टकराएंगी, जाके कान के पर्दे पर, मतलब कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स पे आके ये टकराती हैं, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स पे आके ये टकराती हैं। और यहीं पर देखिए जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये इसका क्या होता है, त्वचा की ओर खुलता है, जबकि जो अंदर वाला होता है वो एक श्लेष्म झिल्ली लगी होती है यहाँ पर, इसकी ओर खुलता है। मतलब बहुत ही, मतलब श्लेष्म झिल्ली से ही चिपका रहता है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर कान का पर्दा होता है। तो देखिए इस साइड क्या होगी, इसकी त्वचा होगी जिसको हम ऑडिटरी कैनल कह रहे हैं, और इस साइड क्या होती है, श्लेष्म झिल्ली होती है, ठीक है, श्लेष्म झिल्ली। तो ये इसको याद रखिएगा, श्लेष्म झिल्ली किस साइड है, अंदर की साइड। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में दोस्तों क्या होता है, यह कान के पर्दे पर भीतर एवं बाहर दोनों ओर से हवा का दबाव एक जैसा बनाए रखता है, ठीक है। क्या करता है, एक जैसा दबाव बनाए रखता है मध्य कर्ण, जिससे इसके फटने का डर नहीं रहता। जो हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स की बात करी थी, देखिए वहाँ पर क्या हो रहा था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स में जो कान का पर्दा था, ठीक है, उसके बाहर और अंदर दोनों का संतुलन, हवा का जो दबाव होता है वो कौन बनाने का काम करता है, ये मध्य वाला भाग, कान का मध्य वाला भाग करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण काम होता है, मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए जो भी ध्वनि तरंगे आई थी अभी, ठीक है, ध्वनि तरंगे आ रही थी, मैंने बताया था पिन्ना वाले भाग से ध्वनि तरंगे आ रही थी, और ये ध्वनि तरंगे कहाँ पर आके टकराई थी, कान के पर्दे पर, जिसको हम कहते थे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, इस मेम्ब्रेन्स पे आके टकराने के बाद ये तुरंत बदल जाती हैं यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। किसमें बदल जाती हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसको याद रखिएगा। तो अब मैं कहूँ आपसे कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगों में किस भाग में बदलती हैं, तो मध्य कर्ण में। इसको भी आप याद रखिए कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों में कब बदलती हैं, मध्य भाग में बदलती हैं। जैसे ही मध्य भाग में पहुंचेंगी यांत्रिक तरंगों में बदल जाएंगी। प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, जिनको हम कर्ण अस्थियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण अस्थियाएं। और ये तीनों
जो अस्थियां होती हैं इनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक होती है मैलियस, ये आपको ये वाली जगह दिख रही है, ये मैलियस है, ठीक है। इसके जस्ट सटी हुई यहाँ पर ये जो हड्डी दिख रही है ये इनकस है, और तीसरी हड्डी ये रही, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप्स। क्या बोलते हैं? स्टेप्स। ये कान की 3 हड्डियाँ होती हैं, इन तीनों हड्डियों में जो स्टेप्स होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। और इसके बाद देखिए, मैलियस और इनकस ये भी हालांकि छोटी होती हैं, पर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स होती है, जिसको मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है। देखिए, ईयर ड्रम ये रहा, और यहाँ से जो ध्वनि तरंगे आके टकरा रही थी, अब जो ध्वनि तरंगे हैं उनका काम यहीं तक के समाप्त हो गया। अब यहाँ से जो हड्डियों के द्वारा जो ध्वनि है वो आगे बढ़ेगी, और किस रूप में बढ़ेगी? यांत्रिक तरंगों के रूप में क्या करती है? यहाँ पर जो ध्वनि है वो बढ़ती है। समझ में आ गया बात कि यहाँ पर देखिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों में मैंने बताया था कन्वर्ट हो रही है, तो अब वे इन 3 हड्डियों के सहारे से कहाँ जाएगी? आगे की तरफ बढ़ेगी। इसके बाद बात करते हैं मैलियस। जो पहली हड्डी थी कान की, ये एक हथौड़े नुमा आकार की होती है, हथौड़े जैसी होती है, जो बाहर से ईयर ड्रम से जुड़ी रहती है और अंदर की तरफ इनकस नामक दूसरी हड्डी से जुड़ी रहती है। इनकस नामक दूसरी हड्डी से जुड़ी रहती है। इनकस जो होती है ये एक निहाई जैसी आकार की होती है, मतलब जो एक तरफ से पतली होती है और दूसरी तरफ से क्या होती है? चौड़ी होती है। इनकस क्या होती है? एक तरफ पतली होती है काफ़ी ज़्यादा, और दूसरी तरफ क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है। निहाई जैसी आकृति होती है इसकी। बाहरी सिरा चौड़ा जो मैलियस से जुड़ा होता है, मतलब इस साइड क्या हो जाएगी? मैलियस हो जाएगी, और दूसरा सिरा जो पतला होता है वो स्टेप्स से जुड़ा रहता है। स्टेप्स कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इससे जुड़ा रहता है। स्टेप्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, घोड़े के नाल जैसी ही होती है। कैसी होती है? घोड़े की नाल जैसी होती है, और बाहर की ओर इनकस से जुड़ी रहती है। बाहर की ओर इनकस से जुड़ी रहती है, और भीतर की ओर फेनेस्ट्रा ओवेलेसिस में लगी हुई होती है। फेनेस्ट्रा ओवेलेसिस में लगी होती है। तो ये देखिए, याद रखिए, आपको मैंने यहाँ पर देखिए एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये सबसे पहले देखिए मैलियस जो है वो कहाँ जुड़ी है? देखिए, एक तरफ कान के पर्दे से जुड़ी है और दूसरी तरफ किससे जुड़ गई है? इनकस से। और इनकस भी क्या कर रही है? एक तरफ मैलियस से जुड़ी है और दूसरी तरफ जुड़ रही है स्टेप से। अब स्टेप्स जो है वो देखिए एक तरफ तो किससे जुड़ रही है? इनकस से जुड़ रही है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसी को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलेसिस। ठीक है, तो ये होता है फेनेस्ट्रा ओवेलेसिस। समझ में आ गया कहाँ है ये? अच्छा, इस वाले जो भाग है इसमें क्या होता है ना, एक लिक्विड भरा रहता है, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, और नीचे वाले एक और मतलब ग्रंथि होती है, मतलब नली होती है, जो जाकर सीधे आपका क्या कहते हैं, जो नासा गुहा होती है, मतलब जो आपका मतलब आहार नाल होती है, उसके साथ जाके जुड़ जाती है। कहाँ जुड़ जाती है? आहार नाल के साथ जाके जुड़ जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर एक लिक्विड भरा रहता है काफ़ी, ठीक है, लिक्विड है पूरा यहाँ पर भरा हुआ। आगे बात करते हैं। आगे मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेपेस होती है। इसको भी याद रखिएगा, मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेपेस होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की, और इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे भाग की, कान के तीसरे भाग की। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि देखिए, मानव कान में 3 जोड़ी हड्डी होती हैं, जो कुल मिलाकर 6 संख्या में होती हैं। कुल मिलाकर कितनी होती है? 6 संख्या में होती हैं। मानव में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, तथा सबसे बड़ी जो हड्डी होती है उसको हम फीमर के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी का नाम होता है स्टेप्डियस। कौन सी पेशी होती है? स्टेप्डियस। मनुष्य समानता 50 डेसिबल तक की ध्वनि को सहन कर सकता है। मतलब अगर हम मनुष्य के ध्वनि सहन की बात करें तो 50 डेसिबल तक के ध्वनि को ये क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। और यदि ये 80 डेसिबल हो जाती है, 50 डेसिबल की जो ध्वनि थी वो 80 डेसिबल की हो जाएगी, तो ये मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। इसके बाद हम बात करें, देखिए, लगातार 90 डेसिबल तक की ध्वनि को, ठीक है, 90 से 100 तक की डेसिबल की ध्वनि को अगर मनुष्य सुनता है तो क्या होता है? बहरेपन की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। बहरेपन की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। 160 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता पर कान के पर्दे भी फट जाते हैं। अगर ध्वनि की जो तीव्रता होती है 160 डेसिबल से ऊपर हो जाए तो कान के पर्दे फटने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि फट ही जाते हैं, ठीक है, बढ़ नहीं जाती है, फट जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है वो है अंतःकरण।
अंतःकरण दोस्तों इस वाले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कान के क्या होते हैं, 3 प्रमुख अंगों में से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अंग होता है वो होता है अंतःकरण वाला हिस्सा। इसमें एम्पुला, कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व शामिल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एम्पुला, कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे दिखती हैं ये आकृतियाँ। सबसे पहले देखिए मैं बताता हूँ कि इस भाग में एक द्रव भरा रहता है, ठीक है, और जिसके कारण इसको लिप ब्रेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिप ब्रेथ। यहाँ पर देखिए एक उपास्थल होती है जिसमें पेरिलिम्फ नामक द्रव भरा रहता है, और एक झिल्ली नुमा पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ द्रव, ठीक है। तो देखिए अस्थिल में क्या भरा रहता है? पेरिलिम्फ द्रव भरा रहता है, जबकि झिल्ली नुमा जो पदार्थ होता है यहाँ पर क्या भरा रहता है? एंडोलिम्फ द्रव भरा रहता है। यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि मध्यकर्ण में क्या हो रहा था, विद्युत ऊर्जा किस में बदल गई थी? यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई थी। अब यहाँ से क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा पहले हाइड्रोलिक में बदलेगी और उसके बाद वो विद्युत तरंगों में बदल जाती है, ठीक है। किस में बदल जाएगी? विद्युत तरंगों में। इसी वाले भाग में दोस्तों क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो मतलब विद्युत तरंगें होती हैं वो जनरेट होती हैं, और इसी के कारण हमें सुनाई दे पाता है, तो इसीलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण भाग कहते हैं। देखिए अंतःकरण में 2 वेशम पाए जाते हैं, और इसमें से एक होता है यूट्रिकुलस और दूसरा होता है सेकुलस। पहला कौन सा होता है? यूट्रिकुलस, और दूसरा होता है सेकुलस। ये दोनों जाके एम्पुला से जुड़े होते हैं। किससे? एम्पुला से। एम्पुला से जुड़े रहते हैं। एम्पुला दोस्तों 3 अर्धचंद्राकार नलियाँ होती हैं। 3 अर्धचंद्राकार नलियाँ होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपके मतलब जितने शरीर में मतलब जो संतुलन हो रहा है वो बनाने का काम करता है। एम्पुला क्या करता है? शरीर में संतुलन बनाने का काम करता है। मैं आपको देखिए यहाँ पर एक बार फिर से चित्र में समझाना चाहूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए एम्पुला क्या है, ये रहा, ये 3 अर्धचंद्राकार नलियाँ है, ये एम्पुला है, और ये आपका यूट्रिकुलस है, और ये आपका सेकुलस है। ये किससे जुड़ी रहती है? ये एम्पुला से जुड़ी रहती हैं ये भी। और यूट्रिकुलस वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है सेकुलस की तुलना में। ये आपका कॉक्लिया है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेगा, क्या है? कॉक्लिया। और फिर यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है? ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ऑडिटरी नर्व डायरेक्टली क्या करती हैं, जाके ब्रेन से कनेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एम्पुला के बारे में। एम्पुला 3 अर्धचंद्राकार नलियाँ होती हैं जो 90 डिग्री के कोण पर घूमी हुई होती हैं, और यूट्रिकुलस में पुनः आकर खुल जाती हैं। शरीर का संतुलन बनाने का काम करती हैं ये। अवलंबन कोशिकाओं, जिनको हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स, इसमें पाई जाती हैं। सपोर्टिंग सेल्स इसमें क्या होती हैं? बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो एम्पुला होता है ये सबसे मेन काम इसका क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पर सपोर्टिंग सेल पाई जाती है, इसको आप याद कर सकते हैं। सपोर्टिंग सेल मतलब शरीर का संतुलन बनाना। यहाँ पर रेमुनस हड्डी पाई जाती है, याद रखिएगा इसको भी, रेमुनस हड्डी। फिर इसके बाद बात करते हैं कॉक्लिया की। कॉक्लिया दोस्तों यह घेंगी के समान आकृति होती है। इसमें 3 लाख हेयर सेल पाए जाते हैं। 3 लाख हेयर सेल पाए जाते हैं, और इन हेयर सेल का काम क्या होता है दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। ये जो हेयर सेल होते हैं ये जो हमारी सुनने की जो क्षमता होती है इसको बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इन हेयर सेलों में क्या होता है, जब भी जो ध्वनि होती है वो आके टकराती है। जैसे अब मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या काम कर रही है, यहाँ पर विद्युत तरंगे काम कर रही हैं। अब विद्युत तरंगे इन बालों से आके जब ये टकराती हैं तो ये बाल क्या करते हैं? हलचल पैदा करते हैं, और ये बाल जितनी तेज़ी से हलचल पैदा करते हैं हमें उतना ही तेज़ सुनाई देता है। बुढ़ापे में ये जो बाल होते हैं ये इसमें कम होने लगते हैं। इन बालों की संख्या क्या होती है? हेयर सेल्स की संख्या क्या होने लगती है? कम होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है? वृद्ध अवस्था में हमको नहीं सुनाई देता। और जितना तेज बोलेंगे, ठीक है, जैसे कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको तेज बोलने पर सुनाई देता है, तो होता क्या है वहाँ पर ये जो बाल होते हैं ये कम हो जाते हैं, और जब हम तेज से बोलते हैं तो कुछ जाके हलचल पैदा करते हैं इन बालों में, और फिर उन्हें सुनाई देता है। इन बालों को चिपकने से रोकने के लिए पेरिलेसिका नामक एक द्रव होता है, और कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो सुनाई देने का जो महत्वपूर्ण काम है वो यहीं पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 लाख हेयर सेल्स हैं यही क्या कर रहे हैं? कान को सुनने में मदद कर रहे हैं। ऑडिटरी नर्व यह विद्युत आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। ऑडिटरी नर्व विद्युत आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है, और यही ऑडिटरी नर्व के थ्रू ही क्या होता है, जितना भी अभी आपने देखे विद्युत तरंगे जो बदली थी, ध्वनि तरंगे पहले किसमें बदली थी? स्टार्टिंग में किससे हुई थी? ध्वनि तरंगों से। ध्वनि तरंगे बदली यांत्रिक तरंगों में, यांत्रिक तरंगे बदली थी किसमें? हाइड्रोलिक में,
ठीक है। तो देखिए कितना सारा मैटर हो गया कान के अंदर, हाइड्रोलिक में, हाइड्रोलिक से फिर वो किस में बदली, विद्युत तरंग में। अब विद्युत तरंगे कहाँ जाएंगी, सीधे जाएंगी हमारे माइंड के पास, और माइंड के हमें क्या कर देंगे, मैसेज दे देंगी कि हाँ ये कुछ बोला जा रहा है यहाँ पर, कुछ जो भी बातें हो रही होती हैं वो हम सुन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये आपको मैं देखिए अभी तुरंत बोल रहा हूँ और तुरंत आप क्या कर ले रहे हैं, माइंड आपका समझ ले रहा है। तो इतनी तेज़ी से वर्क कर रहा है ये चीज़, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद कर लीजिए। तो यहाँ पर ही हमारा जो टॉपिक था कान वाला ही ख़त्म होता है। इसका एक वीडियो और मैं दूंगा आपका कान वाले टॉपिक पे, और फिर ये हमारा पूरी तरीके से टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी बनी है। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।